हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लंबे समय के बाद फिर मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। जी हां दोस्तों, इसको लेकर सता रहा है बहुत बड़ा डर। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है इस डर का सबसे बड़ा कारण दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे जहाँ भारत ने ब्रिटेन को बहुत बड़ा झटका दे दिया है दोस्तों। बताएंगे किस फील्ड में, और साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर ताइवान से अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी में है जापान। जी हां दोस्तों, क्या कभी भी हमला कर सकता है ताइवान पर चीन? जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है बड़ी खबर, और साथ ही आपको बताएंगे जहां गुलाम नबी आजाद के समर्थन में फिर एक बार जम्मू कश्मीर में 20 कांग्रेसी छोड़ चले पार्टी। जी हां दोस्तों, और नीतीश कुमार को भी लगा है तगड़ा झटका। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह अगर आप भी अपने देश को सबसे नंबर 1 देश मानते हैं दोस्तों, और ये मानते हैं कि मोदी जी हैं तभी हर चीज संभव है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लंबे समय बाद फिर एक बार मिलेंगे पीएम मोदी जी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। क्या ये मुलाकात भारत को पड़ेगी महंगी? जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर सता रहा है बड़ा डर। जी हाँ दोस्तों, बता दें लद्दाख में चीन के घुसपैठ और गलवान हिंसा के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग संघाई सहयोग संगठन की बैठक में उज्बेकिस्तान में मिल सकते हैं दोस्तों। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक 3 साल के बाद होने जा रही है दोस्तों। इसके अलावा इंडोनेशिया में G20 की बैठक में भी हिस्सा लेने के लिए शी जिनपिंग जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात हो सकती है। इस बैठक के बीच अब भारतीय पक्ष को एक बहुत बड़ा डर सता रहा है दोस्तों, और वो डर ये है कि कहीं इससे एक बार फिर से भारत चीन संबंध फिर से बहाल ना हो जाए और लद्दाख में चीन के घुसपैठ का मुद्दा किनारे लग जाए। जी हाँ दोस्तों, चीन की सेना अभी भी भारतीय पक्ष को कई इलाकों में गश्त लगाने से न केवल रोक रही है, बल्कि वहां कई बंकर और अन्य सैन्य किलेबंदी कर रही है दोस्तों। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारत लगातार चीनी पक्ष से साल 2020 की स्थिति को बहाल करने पर जोर दे रहा है दोस्तों, जिसे चीन अनसुना कर रहा है और स्थिति को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा है। G20 और शंघाई सहयोग संगठन दोनों ही संगठनों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और शी जिनपिंग ने मंजूरी दे दी है। चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है और ये दिखा रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात सामान्य है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा डर दोस्तों ये है कि कहीं दुनिया में ये मैसेज ना चला जाए कि चीन और भारत के बीच हालात सामान्य हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी अगर शी जिनपिंग से मिलते हैं तो दुनिया में ये संदेश, ये मैसेज जाएगा कि दोनों ही देशों के बीच हालात सामान्य है। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री वांग ई जब नई दिल्ली आए थे तो भारत ने बहुत अनिच्छा से उनका स्वागत किया था। हालांकि भारत ने साफ कह दिया था कि वो चीन की सीमा मामले को उचित स्थान पर रखकर संबंधों को सामान्य बनाने की मांग को स्वीकार नहीं करेगा। भारत लगातार सार्वजनिक रूप से चीन को कड़ा संदेश दे रहा है दोस्तों। इससे पहले गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने जर्मनी के राजदूत के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन का अरुणाचल प्रदेश पर दावा घृणित है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों एक सच्चे भारतीय होने के नाते आप सभी से ये सवाल है, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट में दोस्तों, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में अगर मिलने का मौका लगता है दोस्तों, तो क्या मोदी जी को जिनपिंग से मिलना चाहिए दोस्तों, या फिर साइड साइड ही रहना चाहिए? आपकी जो भी राय हो दोस्तों। और भारत जिस प्रकार से इस बात को लेकर डर रहा है दोस्तों कि जिनपिंग से मिलने के बाद कहीं ये चीजें ना हो जाए, तो इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, जो भी आपका सुझाव हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं इस बड़े मुद्दे पर हमारे भारत के लोगों का क्या विचार है दोस्तों। अगर आप भारत से अलग दूसरे देशों में भी रह रहे हैं दोस्तों, तो जवाब जरूर दीजिएगा, और वीडियो शेयर करना दोस्तों प्लीज मत भूलिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है दोस्तों, जहां भारत ने दिया ब्रिटेन को बहुत बड़ा झटका, बना दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन को पछाड़ कर अपना भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ी इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है दोस्तों। इस घटनाक्रम ने लंदन में सरकार को एक और तगड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि ये एक पहले से ही सख्त जीवन यापन के झटके से जूझ रहा है दोस्तों। भारत 2021 के अंतिम 3 महीनों में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है दोस्तों। ये गणना अमेरिकी डॉलर में आधारित है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से जीडीपी के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पहली तिमाही में अपनी बढ़त बढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने उस ब्रिटेन को पछाड़ दिया है दोस्तों जिसने भारत पर राज किया था। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों और ये तब हुआ है जब अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे में दोस्तों थैंक यू मोदी जी, आप लोग जरूर कह दीजिएगा कमेंट में। आपको बता दें, अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में ब्रिटेन की गिरावट नए प्रधानमंत्री के लिए एक मुश्किल पृष्ठभूमि में सामने आई है दोस्तों। कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य सोमवार को बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी का चयन करेंगे। विदेश सचिव लिज ट्रस के पूर्व चांसलर ऋषि सुनक को हराने की उम्मीद है दोस्तों। विजेता 4 दशकों में सबसे तेज मुद्रास्फीति और मंदी के बढ़ते जोखिमों का सामना करने वाले देश को संभालेगा, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक 2024 तक अच्छी तरह से चल सकता है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर, लेकिन हमें गर्व है, हम भारतीय है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर ताइवान से अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी में है जापान। क्या कभी भी हमला कर सकता है चीन? जी हाँ दोस्तों, चीन और ताइवान में ड्रोन को मार गिराए जाने की घटना के बाद तनाव बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। इसी बीच जापान ने ऐलान कर दिया है कि वो ताइवान से अपने नागरिकों को निकालने पर विचार कर रहा है। जापान के वरिष्ठ राजनेता मिनोरू किहारा ने बताया है कि जापानी सांसदों और ताइवान की सरकार ने द्वीप पर संभावित चीनी आक्रमण की स्थिति में जापान के नागरिकों को कैसे निकाला जाए, इस पर बातचीत शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है दोस्तों। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। हालांकि चीन और ताइवान के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ने की संभावना बेहद ही कम है। इसके बावजूद चीन की आक्रामक नीतियों ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, क्योडो न्यूज के रिपोर्ट के अनुसार जापानी सांसद मिनोरू किहारा ने कहा कि जैसा कि जापान का लोकतांत्रिक ताइवान के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं है, ऐसे में एक प्रतिनिधि मंडल जापान की सरकार के बदले कार्य करेगा। सांसदों की यही टीम ताइवान की सरकार के साथ सीधा संपर्क स्थापित कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या डायरेक्ट अटैक करेगा चीन ताइवान पर या नहीं? जो भी लगता हो बताइएगा जरूर और वीडियो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। चलते अगली खबर की तरफ जहां पर आईएनएस विक्रांत को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर कैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन पाकिस्तान को एक साथ नापने की है तैयारी। बता दे, भारत ने कल अपना स्वदेशी और पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को नौसेना को सौंप दिया है दोस्तों। इंडियन नेवी के पास अब ऐसे 2 जंगी जहाज हो चुके हैं, यानी हिंद महासागर या हिंद प्रशांत क्षेत्र में कहीं भी दुश्मन मुल्क अब समुद्री व्यापार में ना तो आसानी से किसी तरह की रुकावटें पैदा कर सकेंगे और ना ही अपने सैन्य मंसूबों को ही आगे बढ़ा पाएंगे। जी हाँ, तथ्य ये है कि इन समुद्री इलाकों में पिछले कुछ समय से चीन ने अपनी गतिविधियां इतनी ज्यादा बढ़ा रखी है कि भारत ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, जापान से लेकर अमेरिका तक को इसकी चिंता सता रही है दोस्तों। लेकिन अब भारत ने ठान लिया है कि ड्रैगन हो या उसका कोई भी नाजायज मित्र हो, अब मनमानी के दिन लदने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत की ताकत से अब तो दुनिया पूरी तरीके से परिचित हो रही है दोस्तों। लेकिन इसे समुद्र में उतारने का मूल मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में ही संकेतों के जरिए उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पिछले समय में हिंद प्रशांत क्षेत्र और हिंद महासागर में सुरक्षा चिंताओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन आज ये क्षेत्र हमारे लिए देश की बहुत बड़ी रक्षा प्राथमिकता है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी जी की इन बातों में चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए संकेत भी है, तो क्वाड समूह, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका में शामिल मित्र देशों के लिए सीधा संदेश भी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों आईएनएस विक्रांत के लिए अपनी नौसेना को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों इसे मिलने को लेकर, और इसके उपयोग के लिए उनको ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इसी से जुड़ी खबर है। आईएनएस विक्रांत के लॉन्च पर अब ओवैसी ने कह दी ऐसी बात। जी हाँ दोस्तों, और जताई है चिंता। आपको बता दें, एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को आड़े हाथों लिया है दोस्तों। आईएनएस विक्रांत को लेकर ओवैसी ने कहा कि हमें इस बारे में भी सोचना होगा कि हमें तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की भी जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, ओवैसी ने कहा है कि अब जब आईएनएस विक्रांत को लॉन्च कर दिया गया है, हमें तीसरे कैरियर एयरक्राफ्ट के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। अब उनके पास पैसा नहीं है, हमें 200 शिप की जरूरत
बहुत है, लेकिन हमारे पास मौजूदा समय में सिर्फ 130 शिप ही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों INS विक्रांत के भारतीय नौसेना को सौंपे जाने के इस शुभ अवसर पर दोस्तों ओवैसी ने उनको कांग्रेचुलेशन कहने के बावजूद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घेरने की कोशिश की है। दोस्तों ऐसे में ओवैसी को आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान में शुरू हो सकते हैं श्रीलंका जैसे विरोध प्रदर्शन। जी हां, IMF ने दी बहुत बड़ी चेतावनी। बता दें, पाकिस्तान में अगस्त महीने में मुद्रास्फीति के रिकॉर्ड 27.3% पर पहुंचने और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उबाल से देश में सामाजिक विरोध और अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये चेतावनी दी है। पाकिस्तान में मुद्रास्फीति को आंकने वाला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI अगस्त में 27.3% पर पहुंच गया। 1975 के बाद महंगाई दर पहली बार इतनी ऊंचाई पर पहुंची है। नकदी संकट से जूझ रहे देश में ये स्थिति तब है जब खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भीषण बाढ़ के प्रभाव का भी आकलन किया जाना बाकी है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां भारत के इस पड़ोसी ने 2 और पेट्रोलियम पाइपलाइन के लिए मांगी भारत से मदद। जी हां दोस्तों, नेपाल ने भारत से 2 और पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने में मदद की गुहार लगाई है। भारत की सहायता से तैयार नेपाल की एक पेट्रोलियम पाइपलाइन पहले से ही चालू अवस्था में है, लेकिन हिमालय की गोद में बैठा ये देश पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई पर होने वाले खर्चों को और घटाना चाहता है। दरअसल नेपाल चारों ओर से दूसरे देशों की जमीन से जुड़ा देश है, तो वही वो समुद्री रास्ते से तेल की सप्लाई नहीं मंगवा सकता, लिहाजा उसके लिए सड़क मार्ग से ही इसकी ढुलाई करवानी पड़ती है, जिसकी लागत काफी ज्यादा होती है। दोस्तों भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल ने सरकार से के बीच समझौते के तहत 2 और पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए भारत से तकनीकी मदद के साथ साथ अनुदान की सहायता मांगी है। बिहार के मोतिहारी और नेपाल के 12 जिले के अमलेखगंज के बीच भारत की मदद से बनी 69 किलोमीटर लंबी पेट्रोलियम पाइपलाइन पहले से ही चालू है। इसका उद्घाटन 10 सितंबर 2019 को हुआ था। इसका इस्तेमाल इंडियन ऑयल कारपोरेशन से नेपाल ऑयल कारपोरेशन को डीजल भेजने के लिए किया जाता है। ऐसे में क्या नेपाल की मदद भारत को करनी चाहिए? दोस्तों क्या 2 और पेट्रोलियम पाइपलाइन नेपाल को मुहैया करानी चाहिए? आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां चीन में महिलाओं का रेप, उइगर मुसलमानों की पिटाई, UN की रिपोर्ट में बेनकाब हुआ ड्रैगन। जी हां दोस्तों, चीन एक बार फिर उइगर मुसलमानों पर किए जा रहे अत्याचार को लेकर दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन के शिनजियांग में उइगर समुदाय के लोगों तथा अन्य को जबरन नजरबंद रखना मानवता के खिलाफ अपराध के दायरे में आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की ओर से जारी रिपोर्ट में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के बीजिंग के अभियान में यातना देने और अन्य अधिकारों का उल्लंघन करने के आरोपों पर तत्काल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया देने का आह्वान किया गया है। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ पर उइगर मुसलमानों को बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। जी हां दोस्तों, जहां यहाँ रहने वाले करीब 10 लाख लोगों को री एजुकेशन कैंप में रखा गया है दोस्तों, जो किसी जेल से कम नहीं है। अगली और बड़ी खबर की बात करें, जहां ईरान ने फिर जब्त किए अमेरिकी समुद्री ड्रोन, शिपिंग जलमार्ग को सुरक्षित करने के बाद छोड़ दिया। जी हां, अमेरिकी नौसेना का कहना है कि ईरान ने एक बार फिर से एक अमेरिकी समुद्री ड्रोन को कुछ समय के लिए जब्त कर लिया है। तेहरान का कहना है कि उसकी नौसेना ने रिहा करने से पहले लाल सागर में 2 ड्रोन जब्त किए। नौसेना के मध्य पूर्व स्थित 5वें बेड़े के प्रवक्ता कमांडर टिमोथी हॉकिंस ने शुक्रवार को एसोसिएटेड प्रेस को इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने तुरंत विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया। ईरानी राज्य टेलीविजन ने एक जहाज के डेक पर कम से कम एक ड्रोन की तस्वीरें दिखाई जिसे नाविक देख रहे थे। इसने कहा है कि ईरानी नौसेना के जामारान विध्वंसक को गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों में छोड़े गए कई मानव रहित जासूसी जहाज मिले। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर रशिया ने ऑयल सप्लाई को लेकर G7 को दे दी बहुत बड़ी चेतावनी। डिप्टी PM ने कहा रोकेंगे सप्लाई। जी हां दोस्तों, रशिया ने तेल सप्लाई को लेकर G7 को बहुत बड़ी चेतावनी यानी वार्निंग दे दी है। रशिया के डिप्टी PM अलेक्जेंडर नोवोक ने वार्निंग दी है दोस्तों, देते हुए उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने प्राइस कैप को समर्थन दिया तो प्रतिबंध लगाएंगे। रशिया ने कहा कि प्राइस कैप का समर्थन करने वाले देशों पर तेल सप्लाई बंद कर देंगे। अलेक्जेंडर नोवोक ने कहा कि रशिया तेल पर प्राइस कैंपिंग बेतुकी बात है, तो वहीं IMF ने दावा किया है कि यूरोप में ऊर्जा संकट से सबसे ज्यादा ब्रिटेन प्रभावित
है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में रशिया का दोस्तों G7 देशों को ये बहुत बड़ी चेतावनी सीरियस मोड में देखी जा रही है दोस्तों, क्योंकि पुतिन जो कहते हैं वो करके भी दिखा देते हैं दोस्तों। आप लोग मानते हैं कि नहीं बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें, जहां अफगानिस्तान से बड़ी खबर, हेरात की गुजरगाह मस्जिद में बहुत बड़े ब्लास्ट की खबर है दोस्तों। कल इमाम मुजीब रहमान अंसारी की भी मौत की जानकारी निकलकर सामने आई है। इस ब्लास्ट से बता दें, अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में गुजरगाह मस्जिद में ब्लास्ट की सूचना है। टोलो न्यूज के अनुसार इस हमले में मस्जिद के इमाम मौलवी मुजीब रहमान अंसारी की भी मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक उत्तरी अफगानिस्तान के हेरात शहर में शुक्रवार को एक मस्जिद में धमाका हुआ और इस धमाके में प्रमुख मौलवी समेत कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 21 अन्य लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। मस्जिद में शुक्रवार दोपहर की नमाज के समय ये विस्फोट हुआ है दोस्तों। मस्जिद पर यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब यहाँ मुस्लिमों का धार्मिक सप्ताह मनाया जा रहा था। मारा गया मौलवी 2 दशकों से अफगानिस्तान में पश्चिम समर्पित सरकारों की निंदा करता रहा है और उसे तालिबान का करीबी माना जाता रहा है दोस्तों। तालिबान के प्रमुख प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने उसकी मौत की पुष्टि भी कर दी है। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां पर आंग सान सूची को जेल में ही मार डालने की योजना पर काम कर रही है म्यांमार की सेना। अब 5वें मामले में मिली सजा। जी हां, म्यांमार की सैन्य सरकार ने अब 10 नेता आंग सान सूची को आजीवन जेल में रखने के लिए कोई जतन बाकी नहीं छोड़ रही है दोस्तों। लगातार एक के बाद एक मामले में उन्हें दोषी बताकर सजा बढ़ाई जा रही है और इसी कड़ी में एक बार फिर से शुक्रवार को म्यांमार की एक अदालत ने आंग सान सूची को 3 साल की जेल की सजा सुना दी है। उन्हें ये सजा चुनाव में धोखाधड़ी करने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद मिली है दोस्तों। 2 सप्ताह पहले ही आंग सान सूची की को एक भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में दोषी पाए जाने के बाद 6 सालों की सख्त सजा सुनाई गई थी। ये सूची के खिलाफ आपराधिक फैसलों का कुल 5वां मामला है दोस्तों। बात करें अगली खबर की, जहां पर एक और भारतीय को मिला दुनिया में मशहूर इस कंपनी की कमान। जी हां, आनंद महिंद्रा बोले इंडियन CEO की सुनामी। जी हां दोस्तों, दिग्गज कॉफी कंपनी स्टारबक्स ने अपनी कमान एक भारतीय के हाथों में सौंप दी है। स्टारबक्स के मैनेजमेंट ने भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त करने का ऐलान कर दिया है। नरसिम्हन 1 अक्टूबर से स्टारबक्स से जुड़ जाएंगे और अगले साल कंपनी के मौजूदा CEO हॉवर्ड शुल्स की जगह लेंगे दोस्तों। स्टारबक्स के CEO नियुक्त होने के ऐलान के बाद नरसिम्हन भी सुंदर पिचाई और पराग अग्रवाल के क्लब में शामिल हो गए हैं दोस्तों, जिनके हाथों में विदेशी कंपनियों की कमान है। सुंदर पिचाई गूगल और पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO हैं दोस्तों। 1 अक्टूबर से अमेरिकन कंपनी स्टारबक्स में शामिल होने वाले लक्ष्मण नरसिम्हन की मदद के लिए हावर्ड शुल्स अप्रैल 2023 तक अंतरिम प्रमुख के रूप में बने रहेंगे। ऐसे में दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, इनको कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा लक्ष्मण नरसिम्हन जी को। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर आखिर कब थमेगा ये सिलसिला। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में जम्मू कश्मीर में फिर 20 कांग्रेसी छोड़ चले पार्टी। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के बाद कांग्रेस से इस्तीफा देने वालों की मानो झड़ी सी लग गई है दोस्तों। बताया जाता है कि शुक्रवार को आजाद के समर्थन में जम्मू कश्मीर से 20 और कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। गौरतलब है कि गुलाम नबी आजाद ने अगस्त में कांग्रेस में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। अपने इस्तीफे में उन्होंने कांग्रेसी नेतृत्व और राहुल गांधी पर कई सवाल उठाए थे। आजाद का इस्तीफा हालिया समय में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है दोस्तों। उनसे पहले हिमाचल प्रदेश में जहां की चुनाव होने वाले हैं, आनंद शर्मा ने भी अहम पदों से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। जानकारी के मुताबिक इस्तीफा देने वाले सभी 20 सदस्य जम्मू उत्तरी क्षेत्र की जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। इन सभी ने पार्टी के नेता राजेंद्र प्रसाद के साथ इस्तीफा दिया। प्रसाद नौशहरा राजौरी के मास्टर बेली राम शर्मा के लड़के हैं। आजाद की तरह उन्होंने भी अपना इस्तीफा पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। जी हां दोस्तों, साथ ही उन्होंने भी पार्टी में मंडली सिस्टम पर सवाल उठाया है। जी हां दोस्तों, ऐसे में लगातार गुलाम नबी आजाद के बाद दोस्तों नेताओं का कांग्रेस पार्टी छोड़ना दोस्तों आप लोग किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी गुरुवार को 36 कांग्रेसी नेताओं ने आजाद के साथ समर्थन जताते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। जी हां दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी अब खत्म होती नजर आ रही है दोस्तों, तो अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां अब बिहार के बाहर खेला नीतीश कुमार की पार्टी को बहुत बड़ा झटका। जेडीयू के 5 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को अब मणिपुर में बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। मणिपुर विधानसभा सचिव के मेघजीत सिंह
सिंह ने बयान जारी करके कहा है कि मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायक सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जेडीयू ने इस साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में 38 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। मणिपुर विधानसभा के सचिव के मेघजीत सिंह के द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि अध्यक्ष ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत जेडीयू के 5 विधायकों के बीजेपी में विलय को स्वीकार करते हुए प्रसन्नता जताई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये तो रही बिहार से बाहर की बात दोस्तों, जहां पर नीतीश कुमार को झटका लगा है, लेकिन बिहार में कब झटका लगेगा दोस्तों, क्या लगता है आपको, बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर तेलंगाना में निर्मला सीतारमण के काफिले को रोकने की बहुत बड़ी कोशिश जमकर भिड़े भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तेलंगाना दौरे पर थे। उनकी यात्रा के दौरान शुक्रवार को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं आपस में भिड़ गए। इस दौरान पुलिस ने बिगड़ती स्थिति को काबू करने की कोशिश की। खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री भाजपा की लोकसभा प्रवास योजना के तहत जहीराबाद क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। शुक्रवार को कामारेड्डी जिले में ये जाने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को जब यूथ कांग्रेस समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीतारमण के काफिले को रोकने की कोशिश की, इसी बीच भाजपा कार्यकर्ता भी वहां सक्रिय हो गए और दोनों समूहों में बहस शुरू हो गई। खबर है कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई कहासुनी के दौरान वो जहीराबाद में दौरा पूरा करने के बाद वहां वो बांसवाड़ा जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंगलुरु में की है 3800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत। कहा कर्नाटक की धरती में नए अवसरों का जन्म। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को मंगलुरु का दौरा किया, जहां उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में अब विकास के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। पीएम मोदी जी ने कहा कि भारत की ये धरती विकास के साथ साथ रोजगार के नए अवसरों को भी जन्म देगी। गोल्ड फिंच शहर के मैदान में पीएम ने कहा है कि मंगलुरु नए भारत में नए अवसरों की भूमि है। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को मंगलुरु पहुंचे पीएम मोदी जी ने बंदरगाह द्वारा शुरू की गई लगभग 1000 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिसके बाद मंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा शुरू की गई 2 परियोजनाओं यानी BS6 अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट और सी वाटर डेसिलिनेशन प्लांट का उद्घाटन किया। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां पर दिल्ली NCR की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में बनेगा लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, सीएम योगी ने जारी कर दिया इसको लेकर बड़ा आदेश। बता दे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि दिल्ली NCR की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया जाएगा। सीएम ने इसके लिए अधिकारियों को तैयार करने का आदेश दिया है। दोस्तों, अधिकारियों को लखनऊ और आसपास के इलाकों को शामिल कर इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया गया है। सीएम ने कहा है कि पीएम की प्रेरणा से पिछले 5 साल में यूपी में विश्व स्तरीय नगरीय अवस्थापना सुविधाओं में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पाकिस्तान वर्सेस हांगकांग को लेकर बड़ी खबर। हांगकांग की शर्मनाक हार 38 पर ऑल आउट। रविवार को फिर भारत पाकिस्तान का होगा मैच। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम की अगुवाई में पाकिस्तानी टीम ने एशिया कप 2022 के सुपर 4 में जगह बना ली है। शारजाह क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने हांगकांग को 155 रनों से करारी शिकस्त दी है। पाकिस्तान ने हांगकांग के सामने 194 रनों का टारगेट रखा था, जिसके सामने हांगकांग की टीम बेबस नजर आई और पूरी टीम 38 रनों पर ही ढेर हो गई। दोस्तों, अफगानिस्तान, भारत और श्रीलंका पहले ही सुपर 4 में अपनी जगह बना चुके थे। अब पाकिस्तान के सुपर 4 में जगह बनाने के बाद क्रिकेट फैंस को एक बार फिर ब्लॉकबस्टर मैच देखने को मिलने वाला है। रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से टकराएंगे। जी हाँ दोस्तों, और ये मैच देखने वाला होगा दोस्तों। और एक बार फिर रविवार आप सभी के लिए सुहाना होने वाला है, मानते हैं कि नहीं दोस्तों? और कितने भाई और बहनों को मैच में इंटरेस्ट है दोस्तों, और आप लोग मैच देखते हैं, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों। हम जानना चाहते हैं हमारे ऑडियंस में कितने लोग हैं जो इस मैच को देखना पसंद करते हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें बड़ी खबर, जहां जल्द करेगी क्रिकेट के नियमों में बड़ा फेरबदल ICC। जी हाँ, गेंदबाजी टीम की बढ़ जाएंगी मुसीबतें। एशिया कप 2022 में भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच खेले गए मैच के दौरान दोनों टीमों पर स्लो ओवर रेट के लिए जुर्माना लगाया गया था। इंटरनेशनल क्रिकेट में स्लो ओवर रेट लगातार देखने को मिल रही है। स्लो ओवर रेट के कारण खेल बाधित होने से चिंतित MCC यानी मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने ICC को शुक्रवार को अंपायरों के फैसले की समीक्षा प्रणाली को सरल बनाने का सुझाव दिया है दोस्तों। माइक गेटिंग की अध्यक्षता वाली MCC की 12 सदस्यीय वर्ल्ड क्रिकेट समिति ने जून में इंग्लैंड में न्यूजीलैंड के 3 टेस्ट के दौरान हर दिन हुए समय के नुकसान के आकलन पर गौर करने के बाद ये बात कही। ऐसे में दोस्तों स्लो ओवर रेट को लेकर आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर दोस्तों। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी
आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।